हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राधा रानी की कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी होगी और आप सभी स्टेटेड की तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। बेटा, आज हमने मॉर्निंग में आपको एक पोस्ट के माध्यम से एक सूचना दी थी कि आज से हम लोग जो प्रीवियस पेपर्स होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और एनालिसिस करेंगे। बात ये आती है कि उसमें हमने एक चीज़ और लिखी थी, जिनने ना देखा हो वापस जाके उसको देख लीजिएगा, कि हम आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कराएंगे, साथ में 2022, 23, 24 दोनों के पेपर में कराऊंगा। 22, 23, 24। अब बात ये आती है कि सर उससे पहले क्यों नहीं? तो ये क्वेश्चन लाजमी है आपके दिमाग में आना कि उससे पहले क्यों नहीं कराएंगे। तो देखिएगा, 2022 के बाद से इवन यूँ कहें 23 और 24 में सीटेट के एग्ज़ाम ने अपने पैटर्न को बहुत ज़्यादा स्विच कर दिया है। 2022 के पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो उतना ज़्यादा नहीं था। तो उससे पहले के पेपर्स को आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, और मैंने इससे पहले काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से कराए भी हैं, है ना। लेकिन इन 2023 और 24 के एग्ज़ाम को अगर हम एनालिसिस करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि आने वाला एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा और वहाँ पर हमें किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है कि हम आपके साथ ओरिजिनल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि PYQs में ओरिजिनल पेपर से बेहतरीन कुछ नहीं होता है ना। तो उसी को करेंगे। बेटा, आज के सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हों उनको भी यहाँ पर सीखने का मौका मिल सके और वो भी अपनी परीक्षा में बेहतर स्कोर कर सकने में सक्षम हो सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो या देख रहे हूँ। बेटा, सीटेट में आपको CDP और हिंदी दोनों में आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। लेकिन आज का लेक्चर, बेटा आज का लेक्चर ना बहुत लंबा हो जाने वाला है। मतलब बहुत तो नहीं, बट काफ़ी लंबा हो जाने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पूरा का पूरा पेपर करने वाले हैं। पूरा मीन्स CDP सेक्शन हम लोग आज कंप्लीट करेंगे 30 क्वेश्चन का। ठीक है, तो टाइम तो लगेगा और लास्ट तक बना रहना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर ध्यान से चीज़ों को सुनोगे और समझोगे तो आपका एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग आपका बढ़ जाएगा, जिससे आपके सीटेट की परीक्षा में आपको काफ़ी हेल्प हो सकेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आप देख पा रहे होंगे कि ये 2023 का पेपर है और इसी को आज हम लोग करने वाले हैं। ओरिजिनल पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो CDP सेक्शन को करेंगे। और देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन लिखा हुआ है डिस्ग्राफिया क्या है। ठीक है, और इस पेपर को करने के दौरान सबसे पहले देखिए एक निर्देश लिखा हुआ होता है। निर्देश में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही और सबसे उचित विकल्प का चुनाव करना है। जब भी विद्यार्थी किसी भी प्रश्न का उत्तर एक ही याद करने का प्रयास करते हैं तो सीटेट की परीक्षा में अक्सर उनका जवाब गलत हो जाता है। सबसे पहला काम आप करोगे एलिमिनेशन का, जो उसके उत्तर नहीं बनेंगे, और हमें बेस्ट विकल्प चूज करना होता है। ठीक है, चलिए डिस्ग्राफिया के बारे में हम जानते हैं कि यह एक प्रकार की राइटिंग या लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें जिस भी विद्यार्थी को यह विकार, यह डिसेबिलिटी होती है, उसे लिखने में समस्या होती है या
कई बार वो गलत सलत लिखता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहले ऑप्शन को, देखते हैं क्या उत्तर ये बनेगा। एक भाषण विकार, छोड़ दीजिए, विकल्प गलत है, भाषण विकार लिखा है जबकि ये लेखन विकार है। गतियुक्त विकार, छोड़ दीजिए, गतियुक्त विकार ये नहीं है, मतलब चौथा ऑप्शन देखेंगे, एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। वैसे ये ADHD का फॉर्मेट है जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर तो ये भी नहीं बनेगा। अब मान लीजिए कि ये स्किल हमारे अंदर आ जाए कि हमें उत्तर तो नहीं पता था डिस्ग्राफिया का कौन सा होगा, बट 4 में से 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिए हैं, तो सिंपल है कि उत्तर सही क्या बनेगा, क्या बन सकता है भैया सही उत्तर? तो सही उत्तर बन सकेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं हम लोग और ध्यान से पढ़ेंगे, और जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ इंग्लिश सेक्शन में जाकर के भी हम आपको क्लियर करेंगे। और वैसे जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं वो यहाँ से बेटा पढ़ लीजिए, आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो जो डिस्ग्राफिया है एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसे उत्तर बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? आप समझ रहे हो ना कि द अप्रोच टू एजुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन विच मूव्स देम थ्रू करिकुलम एट एन अनयूजुअली रैपिड पेस इज नोन एज, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कहने का मतलब ये है कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं उनको शिक्षित करने का जो रिसोर्सेज होगा, जो संसाधन होंगे पाठचर्या के माध्यम से, वो क्या कहलाएगा? तो त्वरण कहलाएगा, उसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाएगा, उसे एक्सीलरेशन कहेंगे। अब कई सारे विद्यार्थियों को संवर्धन लग सकता है, तो बच्चा हो संवर्धन नहीं होगा, क्योंकि संवर्धन जो होता है इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट आपका प्रोग्राम होता है, मतलब करिकुलम होता है। ठीक है, सो इसका उत्तर क्या बन गया? 3rd ऑप्शन। और विभेदित निर्देशन तो करना ही नहीं है, क्योंकि वो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन के अपोजिट चला जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। 3rd देखिएगा, जो शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, देखिए समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? देखो भैया, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है जब हम असामान्य बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सीखने का अवसर प्रदान करेंगे, तो इस व्यवस्था का नाम समावेशी शिक्षा होगा। अब बात करते हैं क्या विकल्प सही हो सकता है? पाठचर्या में अनुकूलन करें, बिल्कुल ठीक है ना? क्या करेंगे? एडेप्टेशंस करेंगे, क्रिएट करिकुलम एडेप्टेशंस, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, मतलब आप डाइवर्सिटी लाइए, किसमें? टीचिंग मेथड में। ठीक है, एक ही पर्टिकुलर वे से आप बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि वो कक्षा आपकी इंक्लूसिव क्लास होगी। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, बिल्कुल कुछ मामले ऐसे संभव हों जो आपके हिसाब से आपको ठीक ना लगता हो, मतलब आपकी विचारधारा भी पूर्वाग्रही हो, या कह सकते हो कि पुरानी सोच या ख्यालात से कोई भी विचार, कोई भी मेथड आपका प्रभावित हो रहा हो, तो उसकी भी जांच करें। विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, विविधता कहाँ मिल रही है, ये डाइवर्सिटी कहाँ है? देखिए, जो इंक्लूसिव क्लास है उसमें डाइवर्सिटी तो है ना, विविध प्रकार का बच्चा एक साथ बैठा है तो वो कक्षा विविध तो हो गई ना, तो क्या उससे आप बाधा मानते हो? वो आपकी टीचिंग लर्निंग का एक बैरियर होगा क्या? नहीं, ये ऑप्शन तो बनेगा नहीं भैया।
तो इसका मतलब हो गया कि मुझे नीचे विकल्प जो लिखे हैं उसमें से वो तलाश करना है जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हों। वो उत्तर कौन सा दिख रहा है आपको? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा धीमी गति से ज़रूर पढ़ाऊंगा क्योंकि स्पीड धीमी नहीं है। जब हम क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, देखिए हमें सीधे उत्तर बताना हो तो वक्त कम लगेगा, जब हमें एनालिसिस करना है तो फिर वक्त ज़्यादा लगेगा। और बच्चा अभी जो भी 10-12 दिन का टाइम बचा है, परेशान मत हो, इधर उधर झांकने से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आप चुपचाप प्लेटफॉर्म पे बने रहिए। मेरी गारंटी है कि आप 28 से 29 नंबर CDP में आएंगे आपके, अगर आपने मेरे सभी लेक्चर्स को ठीक से देखा है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। शैशवावस्था में सामाजिकरण की, वैसे संस्थाओं की बात कर रहे हैं, प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं। आप सब जानते हो कि शैशवावस्था में बच्चे के सामाजिकरण में जो प्राथमिक इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस होंगे, वे आपकी मदद करते हैं। ठीक है, अच्छा, प्राथमिक संस्था होती कौन है? आपका अपना परिवार और पास पड़ोस। ठीक, अब बात आ जाती है कि देखिए मुझे उत्तर उन्हीं को बनाना है जिसमें पहले ऑप्शन पर, पहली जगह पर, पहली पोजीशन पे प्राथमिक लिखा हो, और वो सिर्फ आपका सेकंड नंबर में। मतलब आपको मैं उस स्तर से सिखा रहा हूँ, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जिन्हें बच्चा सीखना है वो यहाँ रुकें, वही पढ़ पाएंगे। उत्तर बताने का काम अपना है नहीं। ठीक है, और हो क्या रहा है कि हम आपको वैसे सिखा रहे हैं कि माना कि आप रियल एग्ज़ाम बैठे हो, मेरी जगह आप हो, तो अगर आपको उत्तर बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे। दूसरी बात है, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ रहा है, आप पढ़िए और 30 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूँ, आप उत्तर बनाने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कितने उत्तर आपके सही हो रहे हैं। बात करते हैं लियो वाइगोस्की की। तो देखिए जैसे ही लियो वाइगोस्की का नाम आ जाए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की बात करी थी, वो भी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में। ठीक है, अब शुरू करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कारक मानते हैं समाज और संस्कृति को। उत्तर फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड नंबर देखो, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, ये बात भी उन्होंने नहीं कही, इसको भी हटा लीजिएगा। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि वाइगोस्की कह रहे थे कि जब बच्चा समाज और संस्कृति के मध्य जाएगा तो सबसे पहले वो भाषा के संपर्क में आएगा। ठीक है, और जिस भी तरह की भाषा के संपर्क में विद्यार्थी आएगा वैसे वैसे ही उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। अब देखिए उत्तर क्या बच रहा है भैया? 4। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को क्या बना देगा? सुगम। सुगम जानते हो? सुगम का मतलब होगा उसको फैसिलिटेट करेगा, सुविधाएं देगा, सरल बनाएगा, उसमें मदद करेगा, इसको कहा जाता है सुगम होना। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़ेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। मतलब सामाजिक नियम सिद्धांतों को वो महत्ता प्रदान कर रहा है, इसलिए सही उत्तर बनेगा आपका पारंपरिक स्तर, जिसको हम कन्वेंशनल लेवल भी कहते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन बच्चा वैसे भी नहीं बनेगा क्योंकि ये वाला ना पियाजे ने दिया है, कोहलबर्ग ने तो दिया भी नहीं है,
और जिन किसी भी विद्यार्थी को कोहल वर्ग में थोड़ा बहुत भी डाउट हो, बच्चा प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ कोहल वर्ग के लेक्चर को सर्च कर लीजिएगा। आप कोहल वर्ग के लेक्चर को एक बार देख लेंगे, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभिकथन और कारण का, असर्शन और रीजन। अच्छा, सिर्फ सीडीपी में ही नहीं पूछा जाएगा, ये आपके दोनों लैंग्वेज सीडीपी में तीनों में आ रहा है, और कम से कम एक पार्ट में 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जरूर दिए जा रहे हैं, और ये आपके काफ़ी टाइम टेकिंग हो गए। ठीक है, फिर भी पढ़ेंगे और समझेंगे। और ये वाला सेक्शन ना वो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे जिन्होंने साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझा था। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। एक्चुअली अगर इस पूरे पैरा को पढ़ो आप, तो क्या पता चल रहा है कि जैसे वाइगोस्की के हिसाब से उन्होंने पाड़ की बात कर दी हो। ठीक है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बहुत प्यारी बात कही। क्या है ना कि सामाजिक संपर्क जो होता है ना, वो सीखने और खुद के विकास करने का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक है, और ये बात किसने कहा था? वाइगोस्की ने समझाया था। इसका अर्थ ये हो गया कि अभिकथन सही है और कारण उसकी व्याख्या भी कर रहा है। उत्तर कहाँ मिलेगा? सेकंड ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्लियर? उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे, और बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, देखिएगा। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? सबसे पहले अधिगम के लिए आकलन समझ लो क्या होता है। एक छोटे एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है ना? तो वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और भी बनता है कि एक बावर्ची खाना पकाने के बाद खाने को टेस्ट करता है, तो वो किस प्रकार का आकलन कर रहा है? वो अधिगम के लिए आकलन कर रहा है, अधिगम का आकलन कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझ चुके हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 8 के सही उत्तर को ढूंढेंगे हम लोग। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली बात, कक्षा में एक अध्यापक होने के नाते इस पर हम कोई काम नहीं करेंगे। आप समझ लो ना, एलिमिनेशन हम आपको सिखा रहे हैं। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, ये बात गलत है। मूल्यांकन में कभी प्रदर्शन का मूल्यांकन नहीं करेंगे और उसमें ग्रेड नहीं देंगे। विद्यार्थियों को फीडबैक देना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है ना? मतलब अगर बच्चों को आप फीडबैक दे दो और बताओ कि वो किस सब्जेक्ट में कहाँ पर वो वीक हो रहे हैं, तो वो अपनी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, सुधार कर पाएंगे। कोई कहने वाला तो हो कि यार यहाँ पे आप गलत कर रहे हो। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़ेंगे। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं? ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। समझिएगा, माना कि मुझे इसका कोई भी उत्तर नहीं पता, लेकिन चलिए प्रयास करते हैं आपकी ओर से। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाएगा। कारण है 12 साल की उम्र काफ़ी बड़ी हो जाती है और हमें शब्दों के खेल में शामिल होना है। ठीक है, 1 वर्ष की उम्र काफ़ी छोटी हो जाती है। 3 साल में बच्चा कुछ शब्दों का प्रयोग करना तो सीख सकता है, करता है, लेकिन इन पर चुटकुलों और पहेलियों को पसंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दोनों ही बातें उसकी समझ से परे हो जाएंगी। उत्तर मिला 7 साल। समझ आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 10 को बेटा ध्यान से पढ़ेंगे।
कैरोल गिल्किन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की, क्रिटिसाइज किया है। कैरोल गिल्किन वाइगोस्की की ही, सॉरी मैं गलत बोल गया, कोहलबर्ग की ही स्टूडेंट हैं और उनका सिर्फ विरोध इतना था कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांतों का शोध करते समय उन्होंने जो अपने प्रयोग में लघु कथाओं का प्रयोग किया और बच्चों को उसमें शामिल किया, उसमें बॉयज़ को ही उन्होंने प्रायोरिटी दी, गर्ल्स को नहीं रखा। तो कैरोल गिल्किन का मानना था कि उन्होंने कहीं ना कहीं जेंडर बायस पर काम कर दिया, जेंडर बायस उन्होंने किया, उनके प्रयोगों से झलकता है, उनकी सोच में झलकता है। दूसरा, पुरुष और महिला की नैतिकता में, मोरालिटी में अंतर होगा। लड़का लड़की एक प्रकार का नैतिक व्यवहार नहीं करेगा, इसलिए वो चाहती थी कि नारीवादी दृष्टिकोण से वो नाराज़ थी और जिसको लेकर के उन्होंने इसकी आलोचना भी करी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषता में से एक है जो किसी स्थिति के पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। बेटा एक बार फिर से पढ़िएगा, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से, है ना, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो मुख्य विशेषता थी कोई एक है जिसके बारे में यहाँ लिखा जा रहा है। कह रहे हैं कि जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को बताता है, वह क्या कहलाती है। तो बहुत सिंपल जवाब होगा केंद्रीयन। ठीक है, जब बच्चा स्वयं में केंद्रित होता है तो वह अपने अलावा किसी पर उसका ध्यान नहीं होता और दूसरों के अधिकार क्षेत्र को समझ नहीं पाता और वो किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को उपेक्षित करता है, तो इसे क्या कहेंगे, केंद्रीयन कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम समझेंगे कैसे हो सकेगा। देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि क्या होगी, धीमी, स्थिर, स्थिर, ये बात तो ठीक है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि सोच होगी। देखिए, अवस्था उन्होंने उठाई है प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था, समझना मेरी बात को। और सोच यहाँ पर कैसी होगी, तार्किक होगी, पक्की बात है। तो आपके ऑप्शन 3 और 4 गलत हो गए, क्योंकि लास्ट में इन्होंने आत्म केंद्रिता को रखा और लास्ट में होना क्या चाहिए, सोच कैसी होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए। ये तो ठीक हो गया। अब इसमें और इसमें चुनाव करना है। ठीक है, चलिए, माना कि मुझे नहीं पता कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि कैसी होगी, लेकिन एक बात जरूर पता है कि मध्य बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है वो काफ़ी हद तक स्थिर हो जाती है। ठीक है, स्थिर होगी कि धीमी होगी। अब एक कन्फ्यूजन और कि स्थिर होगी या धीमी होगी। मैं बताऊं, बाल्यावस्था में जो बालक की वृद्धि होती है वो धीमी हो जाती है, थोड़े समय के लिए उसकी गति में काफ़ी फर्क आ जाएंगे और काफ़ी धीमी हो जाएगी। ठीक है, तो उत्तर क्या बनेगा, सेकंड ऑप्शन, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है, कुछ हद तक सोच उसकी आत्म केंद्रित होगी, है ना, आप समझते हो, इगोसेंट्रिज्म जिसको बुलाया गया था। मध्य बाल्यावस्था में धीमी होगी और सोच उसकी तार्किक हो जाएगी। इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब बनेगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 को बेटा ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। स्थूल गतिक समझते हो, जिसको हम लोग
ग्रॉस मोटर स्किल कहा जाता है। मतलब इस कौशल में शरीर का बड़ा भाग काम कर रहा होता है। यूं कहें कि बड़ी मांसपेशियां सामूहिक रूप से कार्य में शामिल होती हैं, तो बुनाई में बड़ी मांसपेशियां शामिल नहीं होंगी। तैरना शरीर का बड़ा भाग उपयोग में आएगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा सेकंड। ठीक है, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे भौतिक वृद्धि और विकास। ये भौतिक वृद्धि और विकास समझ लो ना, जो शरीर है ना, इधर देख लो, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, शरीर की वृद्धि और विकास, विकास के किन सिद्धांतों का पालन करेगा? बहुत सिंपल है, शीर्षगामी समीपस्थ सिद्धांतों का पालन करेगा। कैसे? तो देखिए, हम सब जानते हैं कि जो शरीर का विकास होता है वो सेफेलोकॉडल से प्रॉक्सिमोडिस्टल की तरफ हो रहा होता है। सेफेलो मॉडल क्या है? टॉप टू डाउन, सिर से पैर की ओर या शीर्षगामी। ठीक है, और समीपस्थ जो होता है वो केंद्र से परिधि की ओर, या इसी को इनर टू आउटर भी कहा जाता है। तो इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 को बेटा ध्यान से पढ़ेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास, देखिए दर्शन शास्त्री है ना, इसलिए उसके पास बुद्धि, ये दोनों उसकी ज़रूरत नहीं है। अब या तो थर्ड होगी या फोर्थ होगी, ये हमको देखना है। तो देख लीजिएगा, चौथा ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि भाषिक लिखा हुआ है। अब समझना मैं क्यों रोक रहा हूँ इसको। ठीक है, मुझे इसका उत्तर नहीं पता था, मैं आपकी तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। माना कि मुझे उत्तर नहीं पता था, लेकिन एक बात पता थी, वो क्या थी? देखिएगा, जो मूर्तिकार होते हैं उनमें दिक् स्थान बुद्धि पाई जाती है। कौन सी? दिक् स्थान। ठीक है, और देखिए ये कह रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दर्शन शास्त्री के पास जैसी भी बुद्धि होगी, बट मूर्तिकार के पास दिक् स्थान, या इसी को स्पेशियल इंटेलिजेंस के नाम से बुलाया जाता है। जैसे आपने सुना है, अभी अयोध्या में रामलला की स्थापना हुई थी, वहाँ पर जो रामलला की मूर्ति है उसका निर्माण करने वाले अरुण योगीराज हैं। बाकी और कोई मूर्तिकार नहीं कर सका। ठीक है, बाकी सब में भी स्पेशल इंटेलिजेंस पाया जाता है, जितने भी रचनाकार या मूर्तिकार होंगे। तो देखिए ना, किसी भी ऑप्शन में लास्ट में दिक् स्थान नहीं लिखा है। उत्तर मिल गया ना। मुझे नहीं पता था कि दार्शनिक में किस प्रकार का इंटेलिजेंस होगा, लेकिन एक बात हम जानते थे कि मूर्तिकार में स्पेशल इंटेलिजेंस होता है, और वो लास्ट के किसी भी ऑप्शन पे नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर हम लोग देखेंगे। इसको कहा जाता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। स्ट्रेसेस किस पे फोर्स करती हैं? अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देगा? तो बच्चों के अधिगम पर, शिक्षण के नियंत्रण पर। अब एक चीज़ और समझ लो बच्चों, अनुभवात्मक अधिगम होता क्या है? एक प्रकार का ये प्रायोगिक ज्ञान है। प्रायोगिक ज्ञान का मीन्स बच्चे को विषय वस्तु से इंटरेक्ट होने का अवसर मिलेगा, और फिर वो अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करेगा, जैसे कि प्रयोगशाला। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं उस चीज़ का रिफ्लेक्शन या प्रदर्शन जरूर करना होगा। चलिए, अनुभवात्मक अधिगम आपको समझ आया होगा। बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण। अब मैं फिर एक बार आपकी ओर से ऑप्शन बना रहा हूँ, है ना। आपकी ओर से का सेंस ये है कि आप नहीं जानते हो कि अनुभवात्मक अधिगम क्या होता है, लेकिन पढ़ने से एक बात पता चल रही है कि यह अनुभव द्वारा सीखना होगा, और नियंत्रण शिक्षक को करना नहीं है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत। सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, क्योंकि जब आप आलोचनात्मक प्रतिबिंबन करेंगे तो वह एक प्रकार का अनुभवात्मक अधिगम होगा। देखिए, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन का मतलब क्या? आलोचना
करने के दौरान विषय वस्तु को रिफ्लेक्ट करना, या यूँ कह सकते हैं उसके लिए एक माइंड मैपिंग तैयार करना, या यूँ कह सकते हैं कि उसका एक खाका तैयार करना, या यूँ कह सकते हैं कि जब कोई अध्यापक आपको सिखाने के लिए किसी तस्वीर का सहारा ले और उस पर आपके विचार जाने, तो वो एक प्रकार का आलोचनात्मक प्रतिबिंबन हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि 16 नंबर का उत्तर आपका थर्ड क्यों बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? समस्या समाधान कौशल मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, उसको बढ़ाना है तो क्या करोगे? देखिए बच्चों को हतोत्साहित तो करोगे नहीं, मतलब फर्स्ट गलत। कठिन समस्याओं से बचने के लिए प्रोत्साहित करोगे तो भैया फिर आप क्यों कह रहे हो कि बच्चों को हम समस्या समाधान बनाएंगे? समस्या समाधान बनाना है तो लगातार बच्चे को प्रॉब्लम को फेस करना होगा और उस दौरान हम बड़े वयस्क उसका सहयोग करेंगे, तब बच्चा जाके सीखेगा। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराएंगे, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे दोगे, मतलब आप नकल करा रहे हो, गलत। उत्तर क्या मिला? फर्स्ट। क्या करवाना है? उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का क्या दें? अवसर दें। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्हें स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिए और कहिए कि बच्चा इसका समाधान तो सिर्फ आप देंगे, ठीक है ना? तो बच्चा क्या करेगा? बुद्धि मंथन करेगा और क्या करेगा? सहज अनुमान लगाएगा और धीरे धीरे करके वो समस्या समाधान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए। सार्थक वातावरण बनाना चाहिए। सार्थक वातावरण क्या है? जो सीखने में मदद करे, जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। ठीक है भाई, सही कह रहे हो। कारण समझते हैं। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। चलिए दिया आपको 30 सेकंड, जरा बताइए क्या उत्तर हो सकता है, किसकी संभावना आपको लग रही है? सेकंड ऑप्शन। दोनों सही तो हैं और आर जो है ना वो एक ही क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती, मतलब सीखने में हमारी कोई हेल्प नहीं करेगी। दिख रहा है गैर प्रासंगिकरण, मतलब विषय से इतर बातचीत करना, हट के बातचीत करना, मतलब कि हम पढ़ कुछ और रहे हैं और हमारा प्रसंग संदर्भ से अलग है, टॉपिक से अलग है। तो मतलब कई बार टीचर ऐसे बहुत सारे होते हैं कि पढ़ा तो हिंदी रहे लेकिन उसका उदाहरण वो हिंदी से नहीं दे पा रहे हैं या बच्चों के आसपास के जीवन से नहीं दे पा रहे हैं, या फिर उन्होंने जो भी उदाहरण बताया वो विषय को कनेक्ट नहीं करता। तो जब कोई एग्जाम्पल, नियम, परिभाषा, इवन कुछ भी आपके टॉपिक को कनेक्ट नहीं करती तो वो आपका गैर प्रासंगिकरण होगा और वह आपके सीखने में कोई मदद नहीं करता। ठीक है, आपको उत्तर मिल चुका ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को बेटा ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है? चलो भैया एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फिर से, संभव है कि आपको पता न चला होगा कि क्या पढ़ दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होगी? तो सोच पर विचार करना है ना, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच का संबंध नहीं, क्रिया की परिभाषा क्या है नहीं, ये सब सीमित उत्तर वाले ऑप्शंस हैं। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदलेंगे नहीं, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली। व्यापक विकल्प है, बड़ा है, विस्तृत है, इसीलिए हम उसको उत्तर बनाएंगे। 21 को देखेंगे।
21 नंबर प्रश्न जो हमारा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का उदाहरण है। विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का उदाहरण देखिए, जब हम फेल होते हैं तो हम आरोपण तो करते हैं। जब आप फेल हुए हैं, जैसे माना कि, कहना तो नहीं चाहिए कि माना कि आप सीटेट फेल होते हो या इससे पहले फेल हुए थे, तो आप आंतरिक आरोपण तो करते नहीं हो कि मैं अपने कारण फेल हो गया। आप जिस भी इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई कर रहे होंगे, जिस भी अध्यापक से आप पढ़ रहे होंगे, जिन किताबों या मटेरियल के माध्यम से आप तैयारी कर रहे होंगे, आपका आरोपण सीधे वही होगा। ये हो गया बाह्य आरोपण। और आंतरिक आरोपण ये है कि असफलता का पूरा क्रेडिट हम लेंगे और सफलता का भी पूरा क्रेडिट हम ही लेंगे। तो आंतरिक आरोपण क्या है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया, सेकंड नंबर देखिए, क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ये वो विद्यार्थी है जो सेल्फ इवैल्यूएट कर रहा है कि अगर हमें सक्सेस नहीं मिली है तो मतलब साफ है कि हमने कहीं पर कुछ मिस कर दिया है। 22 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ना है, सही विकल्प का चुनाव करना है। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। चलो पढ़ो भाई। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो लिखा है इसमें वो बता रहे हैं कि बच्चों के अंदर लिंग से संबंधित ज्ञान है, और इसमें कह रहे हैं कि जो लिंग से संबंधित ज्ञान बच्चे को मिला है वो उसकी अपनी संस्कृति से मिला है, जहाँ पर व्यवस्थित तरीके से वो रह रहा था और इन चीज़ों के बारे में वो देख रहा था, समझ रहा था, अनुभव कर रहा था। इसलिए वो अपने घर से ही लड़का लड़की के काम क्या होंगे, खिलौने क्या होंगे, वो जानता है। इसलिए यहाँ पर उत्तर सही होगा सेकंड, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। बेटा बिल्कुल परेशान मत होना, थोड़ा सा वक्त लगा है और लगेगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम विश्लेषण करेंगे, आपको समझाएंगे तो वक्त तो लगेगा। 2 सेकंड लीजिएगा, थोड़ा सा पानी पीते हैं और फिर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। लियो वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में एक बात कही थी कि बच्चे का संकल्पनात्मक पोटेंशियल हो या फिर उसका कॉग्निशन डेवलपमेंट हो या फिर कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज़ हो, इन दोनों का विकास बच्चा जिस समाज और संस्कृति में रहता है उसकी अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो भी लोग होंगे, वयस्क होंगे, उनके साथ अंतःक्रिया के दौरान उनके साथ संपर्क में आने के बाद ये चीज़ें वो सीख लेगा और उसका कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज़ उसकी बढ़ेगी। ठीक है, तो मूर्त पुरस्कार की बात उन्होंने करी नहीं, कहीं सामाजिक अलगाव की बात करी नहीं उन्होंने, मानकीकृत पाठ्यक्रम का कहीं उल्लेख नहीं किया। उत्तर क्या होगा? सहकर्मी सहयोग, पीयर कोलैबोरेशन, मतलब हम अपने पीयर्स के साथ, हम उम्र के साथ
सीखेंगे और हमारे अंदर कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। लियो वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक को इनर स्पीच कहा जाता है। ये क्या होता है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, ऐसी कोई बात वाइगोस्की ने करी नहीं। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, नहीं भाई, ये तो सोच को विकसित करने का एक तरीका भी था। विकासात्मक देरी का संकेत, ना, ये सब गलत। सही क्या? 4 नंबर। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक बेहतरीन सा तरीका है। समझ आई बात? आशा है कि बात आपको समझ आई होगी। और बेटा आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग से कितने क्वेश्चन आपने इस पेपर में देख लिए हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं आपके। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं पढ़े हैं वो ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इनसे तीनों से मिलाकर के कुछ नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन हो सकते हैं। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है। अच्छा, क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है जीववादी चिंतन, मतलब एनिमिस्टिक थिंकिंग। मतलब इस अवस्था में बच्चा हर निर्जीव वस्तु में सजीवता को ढूंढता है या मानता है, और ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है जो जीन पियाजे की 2 से 7 साल की अवस्था कही जाती है। समझ रहे ना? अगर किसी को याद हो कि इस अवस्था में बच्चे डॉल के साथ खेलते हैं, उसे अपने साथ नहलाएंगे और साथ में उसको रेडी भी करते हैं और साथ में उसके सोते भी हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसे भी अपने जैसा ही मानते हैं। तो ये एक प्रकार का जीववादी चिंतन कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल और भी है, ढेरों हैं, बट मैंने जो डिस्कशन किया हुआ है अभी तक, है ना, वो ये है कि एक बच्चा इस एज में सपोज दैट वो किसी टेबल या चेयर से टकरा जाता है और गिरकर वो रोने लगता है। उसकी माँ आती है, उस टेबल या चेयर को पीटती है, कहती है कि मेरे बेटे को आपने पीटा, और वो बच्चा शांत हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ ने चेयर की, टेबल की पिटाई लगा दी। क्योंकि वो समझता है अथवा समझती है कि ये सारी वस्तुएं जो उसके आसपास हैं वो सब सजीव हैं, लाइव हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 को देख रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता क्या हो सकती है? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्वलीनता क्या है? इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से बोला जाता है, जिसमें बच्चा खुद में खोया रहता, स्वलीन होता है। ठीक है, और ये एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर होता है। आप समझ लो क्या हो सकता है। कल्पना को तथ्य से अलग करने की विशेषता छोड़िए, इसमें किसी भी काम को बार बार किए जाने का व्यवहार होता है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर टहल रहा है, घूम रहा है, तो काफ़ी समय तक घूमता रहेगा और संभव है एक ही गली के एक ही स्थान के चक्कर लगाता रहेगा, तो वो स्वलीनता विकार कहलाता है। इसलिए मुझे दिख गया तो मैंने पहली बार ही इसको आंसर बना दिया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें व्यवहार की फ्रीक्वेंसी होती है, बार बार रिपीट होता है ना, और रिकरिंग बिहेवियर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़े तो सही विकल्प का चुनाव कीजिए, और देखते हैं हमारे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन, भैया ये क्या है? समालोचनात्मक चिंतन क्या है? इसी को क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है। ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। बात तो सही है।
जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन के रूप में या सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। बिल्कुल व्याख्या भी कर रहा है और दोनों ही सही हैं। समालोचनात्मक चिंतन तभी बढ़ेगा जब उन्हें चिंतन करने का अवसर मिलेगा, उन्हें प्रॉब्लम्स को फेस करने का मौका मिलेगा, तो धीरे धीरे उस पर प्रयोग करते करते उनके अंदर समालोचनात्मक चिंतन का विकास हो जाएगा। 28 को देखेंगे और बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। लिखें, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है? मतलब सीखे जाने का पहला लक्ष्य क्या हो सकता है? तथ्यों को रटना? कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। यंत्रवत याद करना, यंत्रवत समझते हो, हूबहू शब्दशः, ठीक है। समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा, भैया प्रतिस्पर्धा समकक्षों के साथ कैसी? प्रतिस्पर्धा हमेशा से स्वयं के साथ होती है। तो आपके पहले 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं। उत्तर सही होगा समालोचनात्मक चिंतन का विकास। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा कैसी हो। अब ढूंढो भाई, ऑप्शन देखो। सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती हो, बिल्कुल सही जवाब है। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे यदि अवधारणा स्पष्ट हो, सामान्य से विशिष्ट की तरफ हो, ठीक है। अमूर्त से मूर्त, जटिल से सरल, तर्कसंगत से अनुभवजन्य, ये सब गलत है, कोई मतलब नहीं उसका। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आपकी CDP का आखिरी क्वेश्चन, पढ़ते हैं ध्यान से और इसका जवाब आप दे लो। देख लो क्या होगा। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, ऑप्शन फर्स्ट देखो, को महत्व दिया जाना चाहिए। अच्छा, सीखने की जो अलग अलग शैलियां बच्चों में पाई जाती हैं उसको महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। सॉरी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चा बहुत बढ़िया और मजबूत ऑप्शन लिखा है। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में जो विविधता है उसे महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है। उपेक्षा तो आपको करनी नहीं चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आप ध्यान नहीं दोगे, ये गलत बात है, ध्यान तो देना पड़ेगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा ये हो नहीं सकती। तो आप देख रहे हो ना कि 2, 3 और 4 ऑप्शन आपके टोटल नेगेटिव लिखे हैं। आपको कुछ करना ही नहीं है कि फर्स्ट आंसर कैसे बनेगा, ठीक है। तो आज की क्लास आशा है कि आपको सबको समझ आई होगी और बच्चा ठीक से देख लो, एनालिसिस कर लो और कल मैं फिर से क्लास करूँगा, ठीक है। कल आपका हिंदी का लेक्चर होगा और मैं CD हिंदी पेपर 1 पेपर 2 दोनों करता रहूँगा और बीच में आपको कुछ टॉपिक्स भी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ज़रूर प्रॉपर तरीके से पढ़ें, सीखें और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाएं, अच्छा स्कोर करें। आज की क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज़।